हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज का अपन जैसा कि अपना फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का बैच अपन ने स्टार्ट किया हुआ है। उसका आज लेक्चर नंबर होने वाला है 26। ठीक है, 26 लेक्चर नंबर की बात करेंगे, जिसके अंदर अपन ऑर्गेनिक मैटर की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई भी अपन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग में ये रहना चाहिए, सर अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन पढ़ेंगे इसका डिकम्पोजिशन कैसे हो, क्या होता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद पढ़ेंगे इसका कार्बन रेशियो, सीएन रेशियो इफेक्ट के अंदर आएगा। तो सीएन रेशियो के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट इसके रेशियो के ऊपर, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में फैक्टर पढ़ने वाले हैं। ये तो कंप्लीट हो गया अपना कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरी बात आती है कि सर ऑर्गेनिक मैटर को हम सोइल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं। सोइल साइंस में हम इसलिए पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने को क्या जानना है, क्या अपन ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन तो किसके अंदर पढ़कर आ जाते हैं, अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रोनॉमी के अंदर अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब उसका इसके अंदर जैसे अपन ने ऑर्गेनिक मैन्यूर है, ऑर्गेनिक जो मैटर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वगैरह है, जो भी है उसको अपन ने किस में डाला, ऑर्गेनिक सोइल के अंदर डाला। सोइल के अंदर डालने के बाद सोइल में उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके फैक्टर्स हैं, कैसे क्या वो अपनी इसके अंदर सोइल के अंदर जाके कैसे क्या वर्किंग करता है, तो वो अपने को जानना यहाँ पर जरूरी है अकॉर्डिंग टू सोइल के हिसाब से। ठीक है, तो सोइल के हिसाब से अपने यहाँ इसको कंप्लीट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, और भी यदि कोई स्टूडेंट यदि फर्स्ट टाइम यदि वीडियो देख रहा हो तो हमारे और भी हमने वीडियो वगैरह बना कर रखे हैं, तो आप मतलब कंप्लीट वीडियो तो आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का सीरीज में कंप्लीट जल्दी करने वाला हूँ। इसके 2 टॉपिक्स सिर्फ बचे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर आप यूजी में बहुत बार पढ़ते हो, सीखते हो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। सिंपली ऑर्गेनिक मैटर जितना भी अपने जो प्लांट सोर्स होते हैं या एनिमल सोर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनका जो अपने पास अपशिष्ट बचता है, रेजिडुअल मटेरियल बचता है, अपने पास अपशिष्ट जो पदार्थ बचता है, उनका जो एक्स्ट्रा मटेरियल अपने पास प्रोवाइड होता है, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। जिसके अंदर क्या होता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में होता है, मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का कोई केमिकल वगैरह उसके अंदर नहीं होता। जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स की लीव्स वगैरह हो गया, स्टेम वगैरह हो गया, रूट्स वगैरह हो गया, उसी के साथ में एनिमल सोर्स में ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गया, एनिमल्स हो गया, और उसके साथ में एफआईएम हो गया, मतलब फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब जो हम जो कैटल्स वगैरह एनिमल हस्बेंड्री वगैरह करते हैं, तो अपने जो फार्म से जो उनका जो भी मैन्योर वगैरह निकलता है, उसका जो भी काऊ वगैरह गोबर वगैरह निकलता है, ये सब किसके अंदर आता है, अपना ऑर्गेनिक मैटर में। और इसका ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आता है, और इसका ऑर्गेनिक मैटर का अपन क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन कर करके इसका ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह बना करके किसके अंदर डालते हैं, अपन सोइल के अंदर डालते हैं। तो सोइल के अंदर डालते हैं तो इसकी क्या, इसकी मतलब कितनी क्या परसेंटेज रहती है वहां पर अपनी सोइल के अंदर, किसके अंदर, अब सोइल ऑफ इंडिया के अंदर, तो उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिकली मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। इसके जो अपने मैंने प्लांट सोर्स बता दिया, उसी साथ में एनिमल सोर्स बता दिया कि इनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो रेसिडुअल में जो मटेरियल होता है, वही क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। मतलब क्या हुआ कि जो जो सर हमें हमें नेचर से जो प्राप्त हो रहा है, मतलब उसमें आर्टिफिशियली या केमिकली हम कुछ भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो वो जो हमारे पास जो मैटर बच गया, जैसे अपने लोग अपन हार्वेस्टिंग करने के बाद अपनी जो अपनी लीफ वगैरह बच गया, स्टेम वगैरह, रूट्स वगैरह जो प्लांट्स का बच गया, तो ये सब किसके अंदर आता है, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आता है। और इसके बाद आप इसका डिकम्पोजिशन वगैरह, इसका मतलब इसको ऑर्गेनिक मैटर को आप क्या करते हो, डिकम्पोज वगैरह करके इसको ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह में लेकर आते हो, किसके अंदर पढ़ते हैं हम, उसके ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो अपन सोइल्स के बेसिस पे यहाँ पर देखने वाले हैं। और लास्ट अपना जो लेक्चर हुआ था, लास्ट लेक्चर हमने किसके ऊपर पढ़ा था, सोइल कोलोइड्स के बारे में पढ़ा था। तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक कोलोइड्स होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक जो कोलोइड्स था, उसके अंदर इनऑर्गेनिक कोलोइड्स में कौन आता है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में मेनली कौन, अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमस के बारे में। तो अपना जो लेक्चर नंबर 27 होगा, तो कंप्लीटली अपन ह्यूमस के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि अपन फर्स्ट लेक्चर में अपन ने सोइल और कंपोनेंट्स पढ़े थे। सोइल के कंपोनेंट्स में मैंने 5% आपको जो कंपोनेंट्स था ऑर्गेनिक मैटर बताया था। तो उसकी बात आज अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसकी क्या, इसका मेनली अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले कि इंडिया की सोइल में कितना क्या पाया जाता है। मेनली अपन इसका ऑर्गेनिक मैटर का तो देखते हैं, इंडियन सोइल के अंदर होता है ये 0.1 से 0.5%। ठीक है, ये इसका एक एवरेज है। उसके बाद एलुवियल सोइल की बात करें, तो एलुवियल सोइल में अपने को सबसे ज्यादा दिखता है, सॉरी 0.1 से 5% होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप काट लेना 5%, 0.1 से आप 5% अपने इसको डाटा, मतलब एक एवरेज, मतलब एवरेज मानते हैं 0.1 से 5%। ठीक है, और इसका जो एवरेज डाटा होता है, अपन ये एवरेज मानते हैं 0.5। तो आपको जो याद रखना है, ये याद रखना है एवरेज, क्योंकि 5% बहुत मैक्सिमम होगा, लेकिन कुछ बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसका जो होता है वो क्या होता है, 0.1 से 5% होता है अपनी इंडियन सोइल के अंदर। और इंडियन सोइल में अपनी जो मैक्सिमम सोइल पाई जाती है, यानी
मैंने आपको सोइल ऑफ इंडिया वाला लेक्चर भी पढ़ाया था, बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से आपको बिल्कुल मैप के साथ एक-एक लोकेशन दिखाकर मैंने वहाँ पर एक-एक सोइल याद करवाया था, ठीक है? उस टाइम भी बताया था मैंने कि जो एलुवियल सोइल होता है, ये अपने पास मैक्सिमम पाया जाता है, तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है 0.4 से 0.7% होता है। तो ये आप डाटा बिल्कुल याद रखना अच्छे से कि 0.4 से 0.7। मैंने क्या बताया आपको, इसको याद कैसे रखना है कि सर 1 से 5% आपने बताया, बट एवरेज क्या होता है आप 0.5। अपनी इंडियन सोइल के अंदर जो एवरेज देखा जाता है वो 0.5%, ये रेंज बताया मैंने। हो सकता है किसी के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो, ब्लैक सोइल वगैरह ऐसा कुछ, जो फॉरेस्ट सोइल वगैरह होती है उसके अंदर क्या होता है, फॉरेस्ट के अंदर क्या प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनकी लीफ वगैरह होती है, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर अपने को ज्यादा मिल सकता है। तो मैंने यह क्या बताया आपको, एवरेज की मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम टू मिनिमम कितना हो सकता है, इसका ये क्या बता दिया मैंने आपको, रेशियो बता दिया इंडियन सोइल के अंदर। लेकिन उसके अंदर एवरेज की बात करें, मतलब एवरेज अपने सबका अपन एवरेज निकाले जितनी टाइप की सोइल पा जाती है इंडिया में, तो उसका जो एवरेज आता है वो कितना आता है, 0.5%। ये दिमाग में आपको रखना है। उसके बाद में एलुवियल सोइल अपने पास सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इसके अंदर अपने को एवरेज देखने को मिलता है 0.4 से 0.7%। उसके बाद डेजर्ट सोइल, डेजर्ट सोइल नाम से आपको पता चल जाता है डेजर्ट है, मतलब उसके पास वहां पर किसी प्रकार का वेजिटेशन वगैरह वनस्पति वगैरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर पानी कम हुआ है, बारिश कम होती है, तो वनस्पति नहीं है, तो वहां पर किसी प्रकार का तो वनस्पति नहीं है, तो वहां पर एनिमल्स वगैरह कम रहेंगे, तो एनिमल्स वगैरह भी कम रहेंगे। तो मैंने क्या आपको दो सोर्स बताया, जब दोनों सोर्स की ही यहाँ पर एब्सेंट है तो क्या होगा, वहां पर वो बहुत कम अमाउंट में होगा। तो बहुत कम अमाउंट मैंने आपको कितना बताया, 0.1। 0.1 यहाँ पर याद रखना। एक एक डाटा याद रखना है, सिर्फ ये वाला ऊपर वाला, उसके बेसिस पे अपन को किस कौन से याद रखना ही है, क्योंकि डाटा अपन रट नहीं सकते, ज्यादा अमाउंट बहुत ज्यादा डाटा हो जाते हैं, कंप्लीट अपन पूरा इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इनको याद रखना पड़ता है, ठीक है? तो मैंने क्लियर बताया कि क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर, वो उसकी बात कर लिया, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। उसके बाद मैंने बता दिया कि इंडियन सोइल के अंदर 0.1 से 5% क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर, इतना आपको दिमाग में रखना है। 5% मैंने जैसे बताया, जैसे बहुत से फॉरेस्ट सोइल वगैरह होती है उसके अंदर अपने को ज्यादा अमाउंट में मिल सकता है, और बहुत कम जैसे डेजर्ट सोइल हो गई जिसके अंदर 0.1 मैंने बताया, उसके अंदर अपने को देखने को मिल सकता है। तो आप दिमाग में क्या रखना है, 0.5% और लेस देन मतलब कम से कम 0.1, तो 0.1। हाँ सर 0.1 आप बताया। डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर वनस्पति वगैरह किसी प्रकार का नहीं होता, तो वहां पर बहुत कम याद रख लेंगे। उसके बाद आप बताया एवरेज 0.5, तो 0.5 के आसपास मतलब 0.4 से 0.7 किस में मिलता है, एलुवियल सोइल में, क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट में अपन जो पाई जाती है 39% जो सोइल अपनी होती है, सोइल ऑफ इंडिया के अंदर वो कौन सी होती है, एलुवियल सोइल होती है, ठीक है? इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आप अपना सोइल के हिसाब से अपन अपने को क्या पड़ता है, डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन अपने सोइल के अंदर कैसे क्या होता है, अपने को क्यों जरूरत पड़ रही है सर ऑर्गेनिक मैटर की का टॉपिक अपने सोइल साइंस में पढ़ने का। तो अपने जो क्वेश्चन का आपका आंसर है तो ये है कि अपने को उसके अंदर देखना है कि कैसे क्या कितना क्या ऑर्गेनिक मैटर के अंदर होता है, तो उनको डीकम्पोजिशन किस प्रकार से उनका डीकम्पोजिशन होता है, और फाइनली कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं जो अपनी प्लांट हेल्थ के लिए या प्लांट के लिए या एनिमल के लिए अच्छे रहते हैं। तो उसके बारे में अपन पढ़ने के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले डीकम्पोजिशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डीकम्पोजिशन पढ़ेंगे तो ये अपन क्या पढ़ेंगे, उनका सिंपल फॉर्म पढ़ेंगे, जो अपने ऑर्गेनिक मैटर का सिंपल फॉर्म होगा। सिंपल फॉर्म ही क्या होता है, प्लांट डायरेक्ट अटैक करेगा। ऐसा तो नहीं है ऑर्गेनिक मैटर आपने मैन्यूर डाल दिया, मैन्यूर पता चला डायरेक्ट प्लांट ले लिया, ऐसा तो नहीं है। कभी भी अपने को कोई अपने को जैसे अपने को सब्जी वगैरह या आटा वगैरह चपाती वगैरह बनानी पड़ती है, तो क्या करना पड़ता है अपने को, आटा लेंगे उसके अंदर वाटर डालेंगे और उसके अंदर नमक वगैरह डाल के अपन क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। तो ऐसा ही क्या होता है ये अपने ये आपने क्या होगा, ये सिंपल फॉर्म होगी, सिंपल फॉर्म से अपन ने क्या बना लिया, चपाती फॉर्म कर लिया। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर अपने पास एक मतलब बिग अमाउंट में होगा, मतलब एक लार्ज क्या होगा अपने पास कंपाउंड होगा, तो उसके अंदर सिंपल फॉर्म में डिवाइड होगा, तो ही अपने प्लांट को क्या होगा, मिल पाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसके अंदर बता देना चाहता हूँ आपको कि क्या क्या मैक्सिमम अमाउंट में क्या मिलता है अपने को ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। अपने को स्टार्च मिल सकता है, सिंपल प्रोटीन मिल सकता है, उसी के साथ में फूड प्रोटीन मिल सकता है, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज जैसा कि आप जैसे जो भी प्लांट लीव्स वगैरह होंगी है और रूट्स वगैरह होंगे, तो उनमें क्या होगा, सिंपली है आपको पता है कि सर उसके अंदर जो सेल वॉल वगैरह होती है, ये सब हेमी सेलुलोज, सेलुलोज वगैरह, लिग्निन वगैरह का डिकम्पोजिशन होता है, तो ये सब इसके अंदर क्या पाया जाता है, ठीक है? अब डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा कि सर एक तरह से क्या होगा, टूटना, मतलब जो कंपाउंड फॉर्म होती है, कंपाउंड फॉर्म का कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपल फॉर्म में टूटना ही क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको डिकम्पोजिशन डिसइंटीग्रेशन दोनों में मैंने आपको वेदरिंग ऑफ रॉक्स पढ़ाया था, उस टाइम में क्लियर आपको वहां पर समझाया था कि क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंस के साथ में आपको बिल्कुल मैंने वहां पर बताया था, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया। तो ये जो मैंने ऑर्डर आपको आपके लिए जो यहाँ पर सेट किया है, वो ऑर्डर बिल्कुल आपके एक क्वेश्चन यहाँ पर और सोल्व हो जाएगा कि जैसे आप इस साइड जाओगे, तो इस साइड जा रहे हो आपको देखने को मिल रहा है कि मैंने सबसे पहले सिंपल प्रोटीन लिखा है, उसके बाद क्रूड प्रोटीन थोड़ा इससे हार्ड प्रोटीन होते हैं, उसके बाद हेमी सेलुलोज, सेलुलोज एंड लिग्निन की बात मैंने यहाँ पर किया है।
तो आपको देखने को मिल रहा है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा लिग्निन जो होता है बहुत क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। किसके लिए होता है? डिकम्पोजिशन के लिए, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर बहुत सारी कार्बनिक वगैरह बेंजोल रिंग वगैरह पाई जाती हैं, आगे वो अपने पढ़ेंगे भी। तो जैसे भी अपन इधर से इधर जा रहे हैं, मैंने पहले पूरा एक लिस्ट वो बना दिया है मैंने, फ्लो डायग्राम। तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो तो इधर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है किसके? डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। तो इधर जाएंगे क्या होगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट टू फॉर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया। तो मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह जो भी, मतलब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बना के बता दिया था कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंदर मैंने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ाया था, कितने टाइप्स के माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाकर के देख भी सकते हो, मैंने मेरे जो चैनल है उसके ऊपर मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है, तो आप पूरा वहाँ से इसको देख भी सकते हो कि क्या क्या सिस्टम वहाँ पर रहने वाला है। तो वहाँ पर आप, मैंने बिल्कुल वहाँ पर क्लियर आपको बताया था, आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो लिस्ट है यहाँ पर देख देख सकते हो, ये फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का मैंने यहाँ पर लिस्ट भी है, प्ले लिस्ट भी है। तो यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो कि कितना क्या कंटेंट आपको यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने वीडियो दिखाया था, इसके अंदर आपको वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। ये लास्ट का ही, ये यहाँ पर सोइल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ सोइल बायोलॉजी प्रॉपर्टी, ये वाला वीडियो अपने पास है। इसके अंदर मैंने कंप्लीट आपको बताया था कि क्या क्या यहाँ पर अपना मतलब रहने वाला है, कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं, कैसे क्या डिकम्पोजिशन करते हैं। तो वहाँ से आप ये वीडियो जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक अपनी बात हो गई। मैंने क्या बताया कि रेजिस्टेंट होता है ये, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंट था, इस डायरेक्शन में अपन बढ़ रहे, तो क्या था, रेजिस्टेंट था किसके लिए? डिकम्पोजिशन के लिए। तो ये इधर जाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब इसका प्रतिरोधकता क्षमता जो होती है बढ़ती है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, प्रतिरोधकता क्षमता, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डिकम्पोजिशन की। किस साइड में? इस साइड में। और जैसे अपन इस साइड में जाएंगे, ये कब जा रहा है? इस साइड में। और इस साइड में यदि अपन जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगी, सेंसिटिव, मतलब उसके लिए, मतलब बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन के लिए, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। इधर तो आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिग्निन की जो सेंसिटिविटी होती है डिकम्पोजिशन के लिए बहुत कम होती है, लेकिन रजिस्टेंट जो होता है डिकम्पोजिशन के लिए क्या बहुत ज्यादा होता है। ऐसे आप पूछ ले कि सिंपल प्रोटीन होता है, इसके लिए इसकी सेंसिटिव क्या होती है, ज्यादा सेंसिटिव, मतलब ये बहुत आसानी से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और रेजिस्टेंट ज्यादा है, मतलब डिकम्पोजिशन होने में बहुत डिफिकल्टी आती है, इसके लिए वो उसकी क्या है, प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लियर हुआ। अब अपन एक एक यहाँ पर सिंपल प्रोटीन वगैरह के बारे में, हमें सेलुलोज इनके बारे में अपन क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, इनका डिकम्पोजिशन अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें सबसे पहले, तो डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक मतलब एक टाइप का क्या है, स्टार्च है। तो स्टार्च, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। जैसा कि आपने पढ़ा होगा अभी बहुत टाइम, आप बहुत बार पढ़ते आए 11th 12th 10th फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट जो फॉर्म अपने को मिलता है, जिससे प्लांट अपना स्टोर करके रखता है। तो ये सब किसके लिए, प्लांट के फूड के लिए। तो वो दो कंडीशन में होता है यहाँ पर। एक होता है एरोबिक कंडीशन में इसका डिकम्पोजिशन हो, एरोबिक कंडीशन मतलब एयर वहाँ पर प्रेजेंस हो, O2 की प्रेजेंस में। उसी साथ में एनारोबिक मतलब A2 वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो, तो उस केस में, तो जैसे ही एनारोबिक कंडीशन में इसका डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है, CO2H2। इसका फॉर्मेशन के लिए भी अपने को एरोबिक कंडीशन में फोटोसिंथेसिस में क्या होता था कि CO2H2O, यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में इसको यदि अपन रिवर वापस लेके जाएंगे तो ये फॉर्म होता था। तो इसको आपस से अपन डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 और H2। तो यहाँ पर बहुत सारी ग्लाइकोलाइसिस वगैरह रिएक्शन वगैरह में पढ़ोगे आप, जो भी अपना वो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ के आए हो आप, ठीक है, यूजी के टाइम पे। तो उसके अंदर ये देखने को मिलेगा आपको CO2H2 वगैरह ये बनता है। तो एरोबिक कंडीशन में आपको इतना दिमाग में रखना है कि CO2H2 के साथ में ऑक्जेलिक एसिड वगैरह, सिट्रिक एसिड वगैरह बनता है, किसके अंदर डिकम्पोजिशन होता है, जब कार्बोहाइड्रेट का। तो सीधी सी बात है, सब इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इसका बेनिफिट अपन हमारे लिए क्या होगा सॉइल में, देख लो यहाँ पर CO2 रिलीज हो रहा है, यहाँ पर H2 रिलीज हो रहा है। तो सीधी चीज यहाँ पर से अपने को क्या मिलेगा, कार्बन, कोई इधर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन वगैरह ये अपने को सोइल के अंदर प्रोवाइड हो रहा है, किसके डिकम्पोजिशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वगैरह का डिकम्पोजिशन यहाँ पर अपने को प्रोवाइड हो रहा है। तो डायरेक्टली ऐसा तो नहीं है सोइल में प्लांट डायरेक्ट उसको ग्लूकोज को उठा के ले लिया जो ऑर्गेनिक मैटर में था, ऐसा तो करता नहीं है, क्योंकि उसको भी क्या है, सिंपल फॉर्म चाहिए। वो जैसा कि आपको पता है कि अपने जितने प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जितने प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स किसके फॉर्म में लेते हैं, आयंस के फॉर्म में लेते हैं, जो भी एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। जैसा कि 70 टाइप के अपन एसेंशियल एनिमल्स पढ़ते हैं, तो वो एसेंशियल एनिमल्स वो सॉरी एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके फॉर्म में लेते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट फॉर्म में होते हैं, CO2 वगैरह का, H2 वगैरह का, इनका डिवाइड होकर OH माइनस वगैरह की फॉर्म में, ऑक्सीजन वगैरह। उसी साथ में अपन जो एल्यूमिनियम 3+ है, Fe3+ या 2+, ये सब क्या होती है, एलिमेंटल फॉर्म होती है अपनी जितनी भी जो आइंस वगैरह होती हैं, जो भी मेटल्स वगैरह इनकी
तो इनकी क्या है, सिंपल फॉर्म में अपन क्या होता है, रूट के द्वारा प्लांट क्या करते हैं, अपटेक करते हैं और फिर वो अपने को अदर अदर जो भी अपनी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपना भी जो भी फूड वगैरह रेस्पिरेशन वगैरह में क्या करते हैं, काम लेते हैं। उससे क्या होती है इसकी, अपनी प्लांट की ग्रोथ वगैरह होती है। उसका अपोजिट रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जो अपनी मेटाबॉलिज्म यहाँ पर बनती है, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो बनती है उसका अपन कैटाबॉलिज्म रूप देखेंगे। यदि उनका तोड़ना देखेंगे, वही क्या हो जाता है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा होता है सोइल के अंदर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन के बारे में अपन जानते हैं। जबकि वो प्लांट में हो रहा है, वहाँ पर रिएक्शन वगैरह हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। कैटालिटिक या एनाबॉलिक रिएक्शन या कैटालिटिक रिएक्शन के नाम से अपन जानते हैं किसके अंदर, प्लांट के अंदर। लेकिन ये सोइल के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, टूटना हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है। उसके बाद डिकम्पोजन स्टार्च की बात करूं, एरोबिक कंडीशन में देख सकते हो आप, लैक्टिक एसिड, ब्यूटानिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, CH4 के और H2 गैस के बाद, क्योंकि जितने भी एरोबिक कंडीशन में सल्फर वगैरह बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, H2 गैस क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ स्टार्च की बात करें तो यहाँ पर आपको एंजाइम याद रखना है, एमाइलेज एंजाइम यहाँ पर रिलीज करते हैं कोई बैक्टीरिया वगैरह, जिसकी एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, जो स्टार्च वगैरह होते हैं उसके अंदर ये क्या है, तो टूटता है, माल्टोज के अंदर टूटता है। माल्टोज की एक टाइप का क्या है, डाइसैकेराइड है। ठीक है। तो ये डाइसैकेराइड वापस से माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किसके अंदर जाता है, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज वगैरह में। और ये यही ग्लूकोज है, जैसे ये यहाँ पर मैंने बताया, ये वापस से डिकम्पोजिशन होकर टूटता है किसके अंदर, CO2 और H2 के अंदर। ठीक है। तो सिंपली आपको दिमाग में क्या रखना है, डिकम्पोजिशन मैंने बता दिया कि क्यों होता है और अपने को क्यों जरूरी है डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर का अपन क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। इसके अंदर सिंपली आपको एंजाइम याद रखनी है, जो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। एंजाइम के बाद यहाँ पर सिंपल फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो रहा है, वो आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसका डायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, एंजाइम से लेकर के और सिंपल फॉर्म से लेकर के, किसको, इसका डिकम्पोजिशन होकर के क्या बनेगा ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, वो भी पूछ लेता है। ठीक है। यदि अच्छा क्वेश्चन बनता है तो रिएक्शन से आपको देकर पूछ लेगा, तो वो भी आपको यदि एंजाइम याद है और क्या सिंपल फॉर्म बन रहा है, तो आप उसके अंदर मैच करके भी क्या कर सकते हो, उसको राइट क्लिक कर सकते हो। उसके बाद डिकम्पोजिशन सेलुलोज, सेलुलोज का डिकम्पोजिशन सेलुलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। ठीक है। उसके बाद में ये जो मतलब बनता है, वो बनता है सेलोवाइस, ये भी एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है। ठीक है। डाइसैकेराइड होता है, ये डाइसैकेराइड वापस से सेलवाइस एंजाइम की उपस्थिति में किसके अंदर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेलुलोज भी एक टाइप का क्या पढ़ते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन का डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि प्रोटीन से अपन मिलता है अमीनो एसिड, मतलब नाइट्रोजन मिलता है अपनी, जो नाइट्रोजन अपनी सोइल के अंदर जाता है और प्लांट के लिए जो नाइट, जैसा कि आपको पता है जितने भी अपने NPK होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी किसी के लिए, प्लांट की ग्रोथ वगैरह के लिए, डेवलपमेंट वगैरह के लिए। तो इसलिए नाइट्रोजन जो होता है सबसे बेस्ट होता है किसके लिए, अपनी वेजिटेशन ग्रोथ के लिए। तो ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं फर्टिलाइजर आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, जितने भी अपने उर्वरक वगैरह होंगे उस टाइम में अलग से आपको नाइट्रिफिकेशन वगैरह के बारे में बता दूंगा कि कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कैसे प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है, तो उसके बारे में अपन लेक्चर जल्दी लेकर आएंगे। तो उसके अंदर प्रोसेस होती है, डिकम्पोजिशन के अंदर जो प्रोसेस है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसके अपन नाइट्रिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, उस टाइम बैक्टीरिया वगैरह का नाम पढ़ेंगे। तो आप अभी तक यहाँ पर सिर्फ आप नाम याद रखो कि अमोनिफिकेशन जो प्रोसेस होती है, उस अमोनिफिकेशन में क्या होता है, जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होती है। आप जेनेटिक्स वगैरह में पढ़ के आते हो कि जो अमीनो एसिड होते हैं, ये अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, सब जब टूटेगा तो जिससे बनाया तो उसके अंदर ही तो टूटेगा, ऐसा तो नहीं है कोई अदर कंपाउंड आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, अमीनो एसिड में टूटेगा, अमीनो एसिड में वापस फर्दर इसका वापस से डिकम्पोजिशन होता है, NH4 प्लस बनाता है, मतलब क्या बनाता है, यहाँ पर अमोनियम आयन बनाता है। ठीक है। तो ये अमोनियम आयन बनाता है, ये अमोनियम आयन किससे बना, अमीनो एसिड से बना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोनाइजेशन। ठीक है। और उसके बाद NH4 प्लस से ये क्या, NO3 माइनस, इसी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्राइट बनना ना, ये क्या है, नाइट्रेट है। नाइट्रेट का फॉर्म होना किससे, NH4 प्लस से, अमोनियम आयन से इसका फॉर्म होना, जिसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और ये जो पूरी प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं, अमीनिफिकेशन, अमोनिनाइजेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, ये सब क्या होती है, ये सब अपने किसके अंदर पढ़ते हैं, मिनरलाइजेशन, मतलब मिनरल्स का फॉर्म होना, मतलब मिनरल्स के फॉर्म में जो अपन प्लांट अपटेक कर सके, उसके ऐसी फॉर्म में आना मिनरल्स का, वही क्या होती है, सब कंप्लीट है। इसकी कौन सी प्रोसेस पढ़ते हैं, मिनरलाइजेशन, वो अपन बाद में इसकी बात करेंगे। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ और लिग्निन। तो लिग्निन जैसा कि बताया बहुत हैवी रेजिस्टेंट होता है, इसलिए नॉर्मली हर बैक्टीरिया वगैरह से डिकम्पोज नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि बेंजोल साइक्लिक लिंक, ये आप याद रखना, बेंजोल साइक्लिक इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस की वजह से ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन वगैरह होता है, मतलब ऑयली, मतलब सब्सटेंस बोल सकते हैं इसको। इसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह इसको डिकम्पोजिशन नहीं करते। इसके लिए ओनली डिकम्पोजिशन करने वाला जो अपने पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो है एक्टिनोमाइसीटीज एंड बेसिटोमाइसीटीज।
ये मैंने वहाँ पर मैंने आपको जो बताया प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो बताया मैंने बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में, मैंने 5 टाइप के आपको माइक्रोब्स पढ़ाया था वहाँ पर, एक्टिनोमाइसीटीज, एल्गी, प्रोटोजोआ और इसके क्या नाम है फंजाई और बैक्टीरिया। ये कौन-कौन सी पीएच पे कितना क्या बेस्ट काम करते हैं और कितने क्या अमाउंट में पाए जाते हैं और इनके जो क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में मैंने उसके अंदर कंप्लीट आपको बताया था। तो यहाँ पर डिटेल में अपन उसकी बात नहीं करेंगे, वो वीडियो आप एक बार जा करके देख सकते हो, ठीक है? तो ये बात हो गया डिकम्पोज़िशन ऑफ लिग्निन का, प्रोटीन का। तो इसके अंदर मैंने बेसिकली आपको बता दिया कि क्या आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? आपको बेसिकली सोइल का बता दिया मैंने, सोइल के अंदर ये आपको रेशियो याद रखना है, उससे आपको कैसे रिलेट करना है वो याद रखना है, और 0.1 जैसे साथ में आपको पता है कि प्लांट सोर्स होता है, एनिमल सोर्स होता है, ये बेसिक चीजें हैं। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में ये मैंने बता दिया आपको, ये ऑर्डर याद रखना है, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन। तो इससे आपको 2 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सेंसिटिव वाला और रेजिस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन के लिए अपनी जो भी मैटर है उसका बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद मैंने बता दिया इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, एक तो सिंपल फॉर्म याद रखना है, उसके बाद इसका क्या रखना है, जो एंजाइम वगैरह होते हैं, जो बैक्टीरिया एंजाइम रिलीज करते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है बैक्टीरिया डायरेक्ट अपनी तरह चपाती लिया मुंह में और डायरेक्ट वो काटा और अपने स्टोमक में गया, तो ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसके अंदर इतना बाइटिंग वाइटिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती है। वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एंजाइम रिलीज करते हैं, वो एंजाइम जाके डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है? तो ये सब प्रोसेस अपने अंदर फाइनली जो सिंपल कंपाउंड बनता है एंजाइम से बनता है अपने स्टोमक में। अपन क्या करते हैं, उसको पार्टिकल को छोटा करते हैं, अपने स्टोमक में जाता है, स्टोमक में भी काम कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। आप जैसे कि 11th-12th में जूलॉजी के अंदर अच्छे से उस चीज में पढ़े हो, तो सारी सब प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ी रहती है सोइल साइंस के अंदर। तो मैंने कंप्लीटली आपको एक एक चीज से मैंने यहाँ पर लिंक करके आपको पढ़ाया है, ठीक है? उसके साथ डिकम्पोजिशन ऑफ लिग्निन की बात यहाँ पर हो गई। उसके बाद बात करें फैक्टर इफेक्टिंग की, फैक्टर की इफेक्टिंग ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सबसे पहले होता है प्लांट एज की बात कर लेते हैं। अपने जो ऑर्गेनिक मैटर का सोर्स होता है प्लांट एज, प्लांट वगैरह होते हैं, तो एज का मतलब क्या होगा, प्लांट एज ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन कम होगा। तो आप बोलोगे सर कैसे, वो भी बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि इसके अंदर हेमी सेलुलोज, सेलुलोज वगैरह होते हैं। जैसे प्लांट की हाइट बढ़ेगी, मतलब प्लांट की एज बढ़ेगी, तो उसके अंदर क्या होगा, सीधी सी बात है, सेलुलोज वगैरह बढ़ जाएगा, सेलुलोज लिग्निन कंटेंट वगैरह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब ये बढ़ेगा तो जैसा मैंने बताया आपको कि रेजिस्टेंटिविटी बढ़ जाती है, किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। कब, जब सेलुलोज हेमी सेलुलोज की अमाउंट बढ़ती है, तो सीधी सी बात जब ये ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर मैं 3 चीज़ों की यहाँ पर बात करने वाला हूँ, जो क्लाइमेटिक फैक्टर भी है एक तरह से, और सोइल के अंदर अपने को जो है, एक होते हैं टेम्परेचर, पीएच एंड सोइल मॉइस्चर। ये तीनों अपने काम करते हैं फेवरेबल कंडीशन पे। आप इसका मेनली आपको याद रखना है फेवरेबल पीएच, फेवरेबल टेम्परेचर एंड फेवरेबल मॉइस्चर, जो होता है 30 से 40%, ठीक है? और न्यूट्रल होता है, बेस्ट होता है पीएच न्यूट्रल, और जिसके साथ में 60 से 80% क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट। ये 3 जो फिनोमिना होता है, इनका आपको फेवरेबल याद रखना है। और उसके बाद आप जब भी इसको बढ़ाओगे या घटाओगे, फेवरेबल कंडीशन हो गया, मतलब इस जो पैरामीटर या डाटा बताया मैंने आपको, ये जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया, इस पे क्या होगा, बेस्ट डिकम्पोजिशन होगा। और जब भी ये डाटा यदि कम ज्यादा होगा, मतलब इससे टेम्परेचर ज्यादा हो गया कम हो गया, सेम यदि पीएच ज्यादा या कम हो गई, सेम यदि मॉइस्चर ज्यादा या कम हो गया, इन तीनों कंडीशन में यहाँ पर डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, कम होगा। ये अच्छे से आप पॉइंट याद रखना। जब भी ये कम ज्यादा होगा, मतलब सीधी सी बात है, अपने लिए यदि बेस्ट कंडीशन होगी, अपने पास यदि सर्दी ज्यादा गिरेगी, तो सीधी सी बात है सर, अपन जो अपना वर्क कर पाएंगे, अपना जो अपनी ऑफिस वगैरह या भी कोई भी लेबर वर्क हो, जो भी करेगा, वो एक जो अपनी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है थोड़ी कम होती है, बहुत मैक्सिमम यदि सर्दी हो गई, तो यदि सर्दी यदि बहुत कम हो गई, मतलब ज्यादा हो गई है, और यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत गर्मी हो गई, 45 डिग्री टेम्परेचर लगा, सीधी सी बात है, अपनी ही जो कैपेसिटी होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अपनी जो फेवरेबल कंडीशन होगी, यदि ऑटम वाला, वसंत ऋतु वाला, तो उसमें तो अपनी बात ही अलग होती है, अपनी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, अपने को यदि क्लाइमेट अच्छा मिलता है तो अपन अच्छे वर्क करते हैं। तो सेम ये भी क्या है, माइक्रोब से तो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, माइक्रोब से डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, बेस्ट होगी डिकम अपना जो वर्किंग करने के लिए। तो उनका वर्किंग करना क्या है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन है, ठीक है? एक दूसरे चीजें से लिंक करके आप इसको देख सकते हो। तो फेवरेबल कंडीशन, उसी के साथ में अपने मैंने बता दिया, अपना एग्जाम्पल देके इसको आप याद रख सकते हो कि सर सीधी सी बात है, हम हमारी यदि सर्दी ज्यादा गिरती है, तो सीधी सी बात है, हमारी कैपेसिटी जब कम हो जाती है, तो बेचारे माइक्रोब्स हैं, तो इनकी भी जो क्लाइमेटिक कंडीशन, इनके लिए जो फेवरेबल जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, तो इनकी भी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है कम हो जाएगी। यदि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो भी हो जाएगा। ये चीजें आप इसको 3 पॉइंट को एक साथ याद रख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट प्लांट एज का मैंने बता दिया। उसके बाद में सोइल इरेजन, सोइल इरेजन का मतलब क्या हो गया, मतलब प्रॉपर एयर है, तो सीधी सी बात है, प्रॉपर एयर होगी तो अच्छे से मतलब क्या कर पाएंगे, डिकम्पोजिशन कर पाएंगे, ठीक है? यदि तो भी एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि डिकम्पोजिशन जो होता है मैक्सिमम अपने को देखने को मिलता है इसके अंदर एरोबिक कंडीशन वगैरह में बैक्टीरिया वगैरह जो होता है,
जैसा कि मैंने उसमें बता दिया कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा 99%, 90.98% जो 99% जो यहाँ पर पाए जाते हैं, अपने वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, जो डिकम्पोजिशन करते हैं, और ये डिकम्पोजिशन मैक्सिमम वो एनारोबिक कंडीशन करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब एयर अच्छी खासी होगी तो डिकम्पोजिशन भी क्या करेंगे, अच्छा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिएंट की। न्यूट्रिएंट ज़्यादा मतलब मेरे लिए खाना अच्छा होगा तो मैं मेरी अच्छे से परफॉर्मेंस दिखाऊंगा ना। अभी मैं जी पेट से मैं भूखा हूँ तो सीधी सी बात है भाई, मेरी कैपेसिटी नहीं होगी काम करने की, तो मेरी क्या हो जाएगी, मेरी जो वर्किंग कैपेसिटी होगी कम होगी। तो सेम काम क्या होगा माइक्रोब्स का। माइक्रोब्स भी क्या है, एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनके पास भी यदि न्यूट्रिएंट अच्छा खासा होगा तो सीधी सी बात है वो क्या करेगा, डिकम्पोजिशन क्या करेगा, अच्छा करेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स इनके लिए बेस्ट जो होता है नाइट्रोजन होता है, ये याद रखना, नाइट्रोजन एंड शुगर तो होता है, ये इनके लिए बेस्ट न्यूट्रिएंट यहाँ पर माना जाता है, किनके लिए, माइक्रोब्स के लिए। एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं सीएन रेशो। सब कंप्लीट आपको याद ही दिमाग में नहीं रह रहे, सीएन रेशो आपको बिल्कुल याद रखना है अच्छे से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो सीएन रेशो होता क्या है, इस बात रेशियो मतलब सर प्रपोर्शन, मतलब रेशियो का मतलब क्या हो गया, टोटल कार्बन अपॉन में टोटल नाइट्रोजन। पहले मैंने क्या लिखा कार्बन, तो कार्बन अपॉन में क्या होगा, नाइट्रोजन। तो कार्बन का टोटल और नाइट्रोजन का जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर कितना ज्यादा कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, कौन, मतलब कौन का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सीधी सी बात है। तो सबसे ज्यादा ये दोनों जो होंगे इनका रेशियो अपन क्या बताएंगे, सीएन रेशियो बताएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कार्बन कार्बन इसका कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जैसे नाइट्रोजन और शुगर्स ये क्या होता है, जो बेसिक नीड होती है किसके लिए, माइक्रोब्स के लिए होती है। तो ठीक है, सब जब नाइट्रोजन ज्यादा होगा, मीन मतलब नाइट्रोजन ज्यादा है, तो सीधी सी बात है ग्रोथ क्या होगी, प्रॉपर होगी। जब ग्रोथ प्रॉपर होगी तो क्या होगा, उनका डिकम्पोजिशन क्या होगा, अच्छे से करेंगे। जब उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी तो डिकम्पोजिशन कहाँ से करेंगे, नहीं कर पाएंगे। सीधी बात, जब नाइट्रोजन की अमाउंट ज्यादा होगी, नाइट्रोजन का ज्यादा होना मतलब आपको पता है कि क्या होता है, वन अपॉन वन, मतलब नीचे वाली यदि जो संख्या होती है यदि ज्यादा होगी तो नीचे वाला संख्या होगी तो मेरे को मिलने वाला जो रेशियो होता है वो कम होता है। जब टोटल जो नाइट्रोजन जो होता है ये यदि ज्यादा है तो मतलब मेरे को जो सीएन रेशियो मिल रहा है सर वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो सीएन रेशियो का कम मिलना, सीएन रेशियो कम होना मतलब क्या हो रहा है सर, डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ऐसे याद रख लो या इसको नाइट्रोजन से याद रख लो कि सर नाइट्रोजन ज्यादा है तो प्रॉपर ग्रोथ होती है, तो प्रॉपर ग्रोथ होती है, डिकम्पोजिशन अच्छा होता है। और जब नाइट्रोजन ज्यादा होता है सर, तो नाइट्रोजन जब जब कम, टोटल कार्बन मतलब कम अमाउंट में ज्यादा अमाउंट का अपन डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो सीधी सी बात है जो आने वाला अपने को आंसर मिलेगा वो कम ही मिलेगा ना। तो कार्बन जो रेशियो होता है, कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो वो क्या होगा, कम होगा। तो सीधी सी मैं इसको किससे लिंक कर दूंगा सर, डिकम्पोजिशन से। डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज्यादा हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब इसके कुछ डाटा है और नॉर्मली आपको बिल्कुल याद रखना है, कैसे याद रखना है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको। नॉर्मल सॉइल या कल्टीवेबल सॉइल, मैंने पहले आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि जो अपने पास ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। मैंने वहां पर बता दिया कि 0.1 से 5% ही अपने को ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। ये 5% मैंने मैक्सिमम आपको सॉइल कंपोनेंट पढ़ाया था, उस टाइम पढ़ाया था आपको। ये अपने पास रेशियो होता है। जब सर सॉइल इतना कम रेशियो होता है तो उसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन का भी रेशियो क्या होगा, कम होगा। तो नॉर्मल सॉइल मतलब कल्टीवेबल सॉइल, जब प्रॉपर अपन कल्टीवेबल कर रहे हैं ऊपर अपन ऑर्गेनिक मैटर का अपन डिकम्पोजिशन नहीं होने दे रहे, जमा नहीं होने दे, तो उनका रेशियो क्या होगा, सीधी सी बात है कम होगा। तो सबसे कम रेशियो इसका अपने को इसका जो रेशियो है 8:1 या 15:1, ये आपको अलग अलग बुक में देखना पड़ेगा, लेकिन मैन आपको जो मानना है, यदि ऑप्शन में सभी आ जाते हैं तो उसके अंदर मैन ऑप्शन आपको देखना करना है 10:1 है, 10 से 12:1। ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला, और माइक्रोब्स वाला एंड ह्यूमस वाला ज्यादा भी नहीं है। तो तीनों आपको अच्छे से याद रखना है, और भी याद अपने सिंपली हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो होता है नॉर्मल सॉइल होता है सर, नॉर्मल सॉइल का मैं क्या कर दूंगा, 2 टाइम्स कर दूंगा। 2 टाइम्स कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पर FIM, मतलब 20:30:1। ये क्या हो जाएगा, FIM हो जाएगा सर। ठीक है, उसी के साथ में सर मैं जैसा कि 10:1 मैंने नॉर्मल सॉइल या कल्टीवेबल सॉइल का याद रखा, वो मेरे लिए किसका हो जाएगा, ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर का 10:1। ठीक है, इतना होगा। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का याद रखना है आपको, 4:9:1। 4:9:1 का मतलब होगा बैक्टीरिया के अंदर जो पाया जाएगा वो 5:1। जिस आदमी में फंजाई के अंदर ज्यादा पाएगा 10:1। तो फंजाई का किससे रिलेट कर लोगे आप, अपने नॉर्मल सोइल या ह्यूमस से रिलेट कर लोगे। और 5:1 जो सबसे अपने को कम कार्बन रेशियो मिलता है वो किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। माइक्रोब से मतलब बहुत कम मतलब अमाउंट रखेंगे अपनी आप की, तो सीधी सी बात है उनके अंदर रेशियो भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रो की बात करता हूँ। स्ट्रो मतलब जो भी अपने व्हीट स्ट्रो की बात कर रहे हैं या राइस स्ट्रो की बात करें, तो उनके अंदर आपको देना 100:1। आप बोलोगे 100:1 कैसे हो गया सर, 100:1 सीधी सी बात है, स्ट्रो वगैरह होगा उसके अंदर क्या होगा, सेलुलोज की अमाउंट वगैरह ज्यादा होगी। और सेलुलोज वगैरह की अमाउंट ज्यादा होगी तो आपको पता है ये सेलुलोज वगैरह एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसके अंदर कार्बन की अमाउंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। सीधी सी बात है, व्हीट स्ट्रो वगैरह हो गया।
उनके अंदर 10:1। उसके बाद वुड एस्क मतलब एक तो वीट मतलब अपनी जो क्रॉप होती है सर एनुअल होती है मैक्सिमम, या अपन सीजनल क्रॉप होती है, तो उसके अंदर इतना अच्छा सेलुलोज वगैरह नहीं होता है। अगर वुड वुड होती है, लकड़ी वगैरह होती है, तो अपने को किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलती है। तो बहुत मतलब फॉरेस्ट्री वगैरह प्लांट होते हैं, तो ये काफी टाइम पर ग्रो करते हैं, तो इनके अंदर लिग्निन कंटेंट, सेलुलर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो इनका जो सीएन रेशियो होता है वो फिर और भी ज्यादा होगा, तो इनका सबसे ज्यादा होगा कितना, 300 to 400 रेशियो 1। ऐसे आप इनको बिल्कुल इनके नाम के बेसिस पे इनकी रेशियो आप याद रख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। जैसे मैंने बताया नॉर्मल सोइल, कल्टीवेबल सोइल, उसके बाद में ह्यूमस एंड फंजाई, इनका क्या था 10:1 सर, बिल्कुल सर। उसका मैंने 10:1 या इसका मैंने डबल कर दूंगा तो वो मेरा किसका बन जाएगा, FIM का बन जाएगा। और जितना इसका था ह्यूमस का, इसका मैं यदि हाफ कर दूंगा सर, वो किसका बन जाएगा, माइक्रो, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का बन जाएगा। डबल हाफ ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रो का बता दिया मैंने, स्ट्रो वगैरह हो गया या वुड वगैरह लकड़ी वगैरह हो गई, तो उनमें सेलुलोज ज्यादा होता है, तो उसका सर 100 के आसपास होता है। और वुड में तो और भी ज्यादा कंटेंट, स्ट्रो में जब 100 होता है, 100 याद रख लोगे तो उसका 3 to 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि जब हम स्ट्रो वगैरह होते हैं 6 मंथ या 1 ईयर अपना जो प्लांट होता है इतना ग्रो करता है, जबकि जो वुड एस्क होती है तो अपने को जो प्लांट होता है 4 साल 5 साल बाद अपने को क्या होती है, ग्रोथ करने के बाद उसमें 4-5 साल ग्रोथ करेगा, तो सीधी सी बात आप क्या करोगे, 4 से 5 गुना मल्टीप्लाई कर दोगे, सेलुलोज को मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन रेशियो मल्टीप्लाई होगी। ये याद करने का फंडा बताया मैंने। ऐसा नहीं कि एक एक प्रकार का कंसेप्ट बना दो आपकी, सर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो उस हिसाब से सेलुलोज कंटेंट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपके लिए डाटा याद करने के लिए कि एक डाटा से अपन कंप्लीट डाटा कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो आज का ये अपना लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, और लेक्चर नंबर जो नेक्स्ट होगा 27 वो अपना होगा ह्यूमस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ह्यूमस के क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होने वाले उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप जरूर हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, ठीक है। उसी के साथ में मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपको जितने कोई स्टूडेंट है CUT PG वगैरह UG वगैरह कोई भी हो, उनके लिए सबके लिए मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दिया है। तो आपको ज़्यादा इधर उधर मतलब घूमना नहीं पड़े कंटेंट ढूंढने के लिए, आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाकर के वहाँ से आप देख सकते हो। और भी अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी इस चीज़ का मोटिवेशन मिले कि मैम ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वो मतलब स्टूडेंटों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, ठीक है। और भी प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास में अपन लेक्चर नंबर 27 में। तब तक हमारे साथ रहिए।